क्या होता अगर जंगल में एक पल में दोस्ती और जान की बाजी लगानी पड़ी हो? क्या आप तैयार होते ऐसे हालात का सामना करने के लिए? तो आइए सुनते हैं कबूतरी और वन बेताल की पुस्तक से एक सच्ची घटना मुकाबला मित्रता और शेरनी का। यह कथा है एक सत्य कथा उन जंगलों की जहां इंसानों और जानवरों का करीबी का रिश्ता है, ऐसा ही जैसे अंधेरे और रहस्य का होता है। उन घने जंगलों में जानवर रहते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, हर प्रकार के। और उन्हीं जंगलों से सटे हुए गांवों में लोग हैं जो जंगल के हर प्रकार के प्राणी से सामंजस्य बनाकर इन इलाकों में जीवन व्यतीत करते हैं। प्रकृति की गोद में सब एक साथ, किसी को किसी से कोई द्वेष नहीं और न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत। जानवर और इंसान दोनों जानते हैं कि जंगल का हृदय विशाल है, उसमें सबके लिए स्थान है, एक विशेष स्थान। जब तक सब अपने अपने उस विशिष्ट स्थान का मान रखते हैं, तब तक सामान्यतया सब सुरक्षित हैं। इंसान और जानवर दोनों ही दयालु हैं और नृशंस भी, बेवकूफ हैं तो बुद्धिमान भी, कायर हैं तो बहादुर भी। जी हाँ, आपने सही सोचा, ये हैं उत्तराखंड के जंगल, जो खूबसूरत तो हैं पर भयानक भी कम नहीं। यदि आप इनसे अपरिचित हैं तो आपका इन जंगलों में जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फिर भी यदि इन जंगलों की भव्यता व आकर्षण देख आप खुद को वहां जाने से रोक पाने में असमर्थ हैं, तो जाने से पहले एक बार आपको दो शेर दिल मित्रों की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इसलिए कि आपको खबर रहे कि जंगल से कब और क्या निकलकर बाहर आ सकता है और परिणाम आपकी अपेक्षा से कितना विपरीत हो सकता है। साहस से भरी ये कथा उन दो मित्रों के बारे में है जिनके नाम है अब्दुल और गणेश। ये कहानी हो सकता है आपके लिए नई हो, लेकिन चीला के जंगलों की पास की आबादी के लिए यह कथा देखी और जानी पहचानी है, क्योंकि यह सत्य कथा है वहीं के दो युवकों की, उनकी मित्रता और बहादुरी की। अब्दुल और गणेश उस साल चीला के पास के जंगलों की कटाई में मजदूरी का काम कर रहे थे। चीला के जंगल उत्तराखंड में ही नहीं वरन पूरे भारतवर्ष में अपनी सघनता के लिए जाने जाते हैं। मजेदार बात यह है कि यह कहानी चीला के घोर घने जंगलों के अंदर की नहीं, बल्कि गांव से सटे उसके बाहरी इलाके में घटी घटना पर आधारित है। चीला के अंदर के जंगल लंबे समय से सरकार द्वारा आरक्षित हैं, पर इसकी बाह्य सीमा पर उन दिनों वन विभाग ने सागौन के जंगल लगाए थे, जो व्यापारिक लकड़ी होने से प्रत्येक 8 वर्षों में काटे जाते थे। चीला के इस क्षेत्र के गांवों में उन दिनों छिटपुट आबादी थी। 2-4 छोटे छोटे गांव थे जो दुग्ध उत्पादन कर अपनी जीविका चलाते थे। क्योंकि जंगली इलाका होने से पशुओं के लिए यहाँ चारे व पानी का कभी अभाव न होता, इसलिए जंगली खतरों की संभावनाओं के बावजूद भी वहां के ग्रामीण अपने पशुओं के साथ छोटे कच्चे घरों में मौज से रहते। अब्दुल और गणेश भी ऐसे ही पास के लालपुर नामक ग्राम के युवक थे, जो उन दिनों कुछ अतिरिक्त आमदनी के लिए सागौन के जंगलों में कटाई का काम कर रहे थे, और भी कई मजदूरों के साथ। मई का महीना था, गर्मी चरम यौवन पर थी और दिनों की तरह उस दिन भी सुबह से काम करते करते सारे मजदूर थक कर पस्त हो गए थे और जल्दी ही विश्राम और भोजन के लिए प्रतीक्षारत थे। किसी तरह 12 बजे और ठेकेदार ने मजदूरों को भोजन के लिए विश्राम लेने की इजाजत दी। जल्द ही भूखे मजदूर अपनी अपनी आरियाओं, कुल्हाड़ी और कटाई का सारा सामान वहीं छोड़कर अपने अपने मित्रों के साथ समूह बनाकर अलग अलग बैठ गए और ताबड़तोड़ दिन के खाने पर टूट पड़े। सागौन की कटाई का आखिरी चरण चल रहा था, इसलिए आसपास कोई छायादार पेड़ भी न बचा था, जिसकी ठंडक में थोड़ी देर के लिए मजदूरों को गर्मी से कुछ हल्की फुल्की राहत ही मिल पाती। थोड़ी ही दूरी पर प्राकृतिक घने जंगलों की सीमा जरूर शुरू होती थी, लेकिन सुदूर प्रदेशों से आए हुए मजदूरों में उन भेद भरे जंगलों के आसपास जाने का साहस न था। इसलिए हमेशा की तरह वे उस दिन भी मई की कड़ी दोपहर में छोटी मोटी खंडीली झाड़ियों के नीचे बैठ भोजन का वह 1 घंटा बिता रहे थे। अब गणेश और अब्दुल तो वहीं के ही निवासी थे। ये जंगल उनके लिए कोई अनोखी जगह न थी, उनका रोज का आना जाना होता था उन जंगलों में, अतः जंगल के लिए उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय न था। सुबह से धूप में काम करते करते उन दोनों का भी गर्मी से बुरा हाल था और कड़े परिश्रम के पश्चात भोजन के विराम में उन्हें भी ठंडी छाह के कुछ क्षणों की बेहद जरूरत महसूस हो रही थी। इसलिए अपना अपना खाना उठाकर वे कुछ ही दूरी पर खड़े एक वट के वृक्ष की ओर चल दिए। दोपहर के 12 बजे हों और मई की कड़ी धूप हो तो ऐसा छायादार घना वृक्ष भला किसे आकर्षक न लगता। उन दोनों ने सोचा कि शायद उन्हें देख दूसरे मजदूर भी वहां चले आएं, लेकिन कोई और व्यक्ति न आया।
कारण था खुद वह विशाल और अनजाना सा वट का पेड़, उसका भारी भरकम तना, घनी पत्तियां और उसकी लंबी शाखाओं से लटकती जटाएं, जो किसी भी नए व्यक्ति के मन में संशय पैदा करने में समर्थ थीं। न जाने उसकी घनी पत्तियों में क्या छुपा हो। लोग सोचते कोई चीता, अजगर या भूत। इस तरह की आशंकाओं से घिरे मजदूर वट की ठंडी छाह में न बैठकर वहीं छिछली धूप तक ही स्वयं को सीमित रखते। दूसरा कारण यह भी था कि वट के ठीक सामने तो सागौन के कटे जंगल थे, जो खुला क्षेत्र था, मगर इसके पीछे घने प्राकृतिक जंगलों का प्रदेश शुरू होता था। बाहर से आए मजदूरों को लगता मानो वह पेड़ उस स्थान पर जंगल का प्रहरी बनकर खड़ा हो और कहता हो कि इस सीमा के पार जंगल में प्रवेश निषेध है। इसीलिए उस दिन भी भोजन के समय उन दोनों के अलावा वहां कोई दूसरा कर्मचारी न गया। बेचारे मजदूर हमेशा की तरह घनी छाया का लालच त्याग खुद छाया के लिए लालायित झाड़ियों और झुरमुटों में बैठ भोजन का समय व्यतीत कर रहे थे। अब्दुल व गणेश और दिनों की तरह ही उस दिन भी बिना किसी भय व शंका के वट के पेड़ के नीचे आ बैठे। पेड़ के नीचे वाकई बहुत सघन छाया थी और थोड़ी ठंडक भी। दोनों मित्रों ने पसीने में तर-बतर सिर पर बंधे सांफे उतार जमीन पर रखे वो बदन से अपने कुर्ते उतार कर थोड़ी देर के लिए जंगलों की ठंडी हवा से अपना पसीना सुखाया। अपने अपने खाने की पोटली खोल वे दोनों मित्र आमने सामने बैठ गए। दो अलग अलग धर्मों से जुड़े रहने के बावजूद भी अब्दुल और गणेश बचपन से ही पक्के दोस्त थे। इसलिए जब भी वे घर से बाहर होते तो खाना भी मिलजुल कर बांट कर खाते। ये 2 रागी की रोटी तू ले अब्दुल और अपनी 2 गेहूं वाली इधर ला, कहकर गणेश ने साधिकार अब्दुल के आगे 5 में से 2 गेहूं की रोटियां खुद ले ली और अपनी 2 रागी की रोटियां उसकी थाली में डाल दी। अरे यार, तुझे पता है ना मुझे रागी की रोटी पसंद नहीं है। फिर भी अब्दुल ने कहा, तू खा ले यार, तुझे पता नहीं कितनी ताकतवर होती है ये रोटी, और हाँ, ये थोड़ा सा घी जरूर लगा ले इनमें, कहकर गणेश ने सप्रेम अपनी घी की छोटी सी डिबिया से आधा घी डालकर अब्दुल की रोटियों को तर कर दिया। चल ठीक है यार, तू हमेशा ही ऐसी बकवास करता है, पर कह रहा है तो खा लूंगा। वैसे ताकत की कमी नहीं है मुझ में, चाहे तो पंजा लड़ा के देख ले, अब्दुल बोला। दोनों मित्रों में भोजन के साथ साथ विनोद भी चल रहा था और वे दोनों प्रसन्नता से खाने का आनंद ले रहे थे। गणेश, तेरी शादी को 1 ही महीना बचा है ना अब? अब्दुल ने पूछा। हाँ, बल्कि 1 महीना भी नहीं, सिर्फ 27 दिन। क्यों, कोई खास बात? कहीं जाएगा तो नहीं ना? गणेश ने पूछा। तेरी शादी हो और मैं वहां नहीं तो शादी होगी कैसे भाई? हाँ, एक बात मगर सूझी है मुझे। क्या? गणेश ने पूछा। यही कि ये जो इस बार की मजदूरी का पैसा मिलेगा ना, इसमें से थोड़ा अपने लिए भी खर्चा करते हैं यार। शादी के नाम पर शहर चलकर कुछ अच्छा कपड़ा जूता खरीदते हैं अपने लिए। क्या कहता है? बोल, चलेगा मेरे साथ? बात तो तुझे बहुत ही मजे की सूझी है मित्र, मगर कहाँ यार अब्दुल, यहाँ घर के खर्चे ही पूरे नहीं होते। माँ बाप, भाई बहन, मेरे पैसों का तो मिलने से पहले ही पूरा हिसाब हो गया है। गणेश लंबी सांस छोड़कर बोला। चुप कर, बहुत हो गया यार, बार बार वही घर परिवार। कभी अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए या नहीं? जिंदगी बहुत छोटी है यार, थोड़ा खुद के लिए भी जी लें तो बुरा क्या है? अब्दुल बोला। बुरा तो कुछ भी नहीं है यार, लेकिन मौज मस्ती उड़ाना, वो भी जब घर में गरीबी है। हाँ, पर तू बात पते की कहता है कभी कभी, ये तो मानना पड़ेगा। कभी कभी से क्या मतलब कभी कभी, जैसे जिंदगी छोटी है, ये वाली बात। तू कुछ ज्यादा ही सीधा है यार। अच्छा तो बोल, चलेगा शहर? अब्दुल ने पूछा। हाँ चल, सोचता हूं इस बारे में। सोचता क्या हूं यार, चलता हूं तेरे साथ शहर। कम से कम इस बहाने 2 दिन के लिए सैर सपाटा ही हो जाएगा तेरे साथ, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो मुसीबत समझो दूनी हो गई। गणेश ने कहा। बेवकूफ बनाना किसी और को दोस्त। शादी के नाम से लड्डू फूट रहे हैं तेरे चेहरे पर और कहता है मुसीबत दूनी हो जाएगी, अब्दुल ने चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा चुप कर, अब टाइम होने को है और अभी भी पेट ठीक से नहीं भरा है। पता नहीं मेरा पेट है या कुआं। चल अब ये बेल पत्र खाते हैं, हमारे अपने पेड़ का है, बहुत मीठा। पता है, गर्मी में इसे खा लो ना तो लू नहीं लग सकती जरा भी। कहते हुए गणेश ने कपड़े के पुराने थैले से पीले रंग का एक बड़ा सा बेल का फल निकाला। सचमुच क्या जोरदार पीला दिख रहा है ये बेल तो भाई, चल तोड़ इसे। अब्दुल। गणेश ने बेल को हथेलियों के बीच भींचकर बड़े जोर लगाए, पर बेल पत्थर टस से मस न हुआ। बहुत कड़ा है भाई, नहीं टूट रहा है, गणेश बोला। मुझे दिखा तेरे बस की तो नहीं है,
इसे तोड़ना यार, और तेरी रागी की रोटी जिसकी तू हर रोज शेखियां बघारता है, किसी काम की नहीं। कहकर अब्दुल ने भी बेल को तोड़ने के लिए बहुत जोर लगाया, पर वह टूटा ही नहीं। फिर गणेश को वापस बेल पत्र को पकड़ाते हुए वह बोला, ये ऐसे नहीं टूटेगा, तू 2 मिनट रुक, मैं वहां से अपनी कुल्हाड़ी ले आता हूं, उससे आसानी से टूट जाएगा। वाकई बहुत मजेदार दिख रहा है ये बेल, शाम तक काम करने के लिए इसे तो खाना ही पड़ेगा। वह बेल पत्थर को ललचाई नजरों से देखकर बोला। अब्दुल उठा और कोई गीत गुनगुनाता हुआ कुछ दूरी पर पड़ अपनी कुल्हाड़ी को हाथ में उठाकर गणेश की ओर वापस आने लगा। अभी वह गणेश से 15-20 कदम की दूरी पर था कि उसके सामने एक ऐसा दृश्य उभर आया जिसकी वह कल्पना भी न कर सकता था। बिजली जैसी रफ्तार से एक शेरनी कूदी थी और गणेश पर टूट पड़ी थी, क्रुद्ध और गुर्राती। इतनी सी देर में वह अचानक कैसे और कहां से आकर गणेश पर झपट पड़ी थी, अब्दुल की समझ न आया। ये जंगलों का बाहरी इलाका था। हाथी, शेर और सुअर जंगलों के इन बाहरी इलाकों में बहुत कम आया जाया करते थे। इसलिए उन दोनों मित्रों ने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ इस पेड़ के नीचे उन्हें हिंस्र पशुओं का कोई खतरा था। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि शेरनी पर उनकी नजर पड़ी क्यों नहीं। शायद इसलिए कि अपने ही रंग के सागौन के सूखे पत्तों में छुपकर घात लगाए बैठी थी वह, और अकेला पाते ही गणेश पर झपट पड़ी थी। इससे पहले अब्दुल कुछ और सोचता या समझता, शेरनी गणेश को दबोचकर उसका एक हाथ अपने मुंह में डाल चुकी थी। शेरनी गणेश का हाथ झिंझोड़कर उसके बदन से अलग करती, इससे पहले ही अब्दुल ने जोर से हुंकार करी। अपने मुंह से जोर की आवाज कर अब्दुल ने शेरनी को डराया नहीं, वरन आगाह कर दिया था। अगले ही क्षण शेरनी अब्दुल की ओर मुड़ी और गणेश को छोड़ अब्दुल पर झपट पड़ी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि अब्दुल को आक्रमण का समय ही न मिला। इससे पहले कि अब्दुल की कुल्हाड़ी शेरनी पर गिरती, वह खुद ही शेरनी की चपेट में आ गया। शेरनी ने अब्दुल का कुल्हाड़ी वाला हाथ हवा में ही निरस्त्र कर दिया और अब गणेश के बदले वह अब्दुल पर टूट पड़ी थी। अब्दुल बाएं कंधे के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने शेरनी के मुंह से उसका शिकार छीना था और अब वह गुस्से से पागल हो उठी थी। शेरनी ने अपना पंजा अब्दुल के चेहरे पर गाड़ दिया और एक ही क्षण में उसका दाहिना जबाड़ा बाहर निकाल डाला। अब्दुल को न कुछ दिखाई दे रहा था और न कुछ सुनाई। बस उसे इतना पता था कि शेरनी का एक हाथ अब उसकी कमर पर था, जहां से वह शायद अपना दूसरा निवाला लेने वाली थी। अब्दुल जान गया था कि जितना उसने सोचा था, यहां जिंदगी उससे भी छोटी थी। उसके पास कुछ ही क्षण थे, इस पार या उस पार होने के, और बिना मुकाबला किए उस पार जाने का उसका आज कोई इरादा न था। छटपटाते हुए बदहवाशी की हालत में ही वह अपनी कुल्हाड़ी को तलाशने लगा। उस दिन शायद जंगल के मन में भी अब्दुल की चिंता जाग उठी थी। तभी तो अब्दुल, जिसका दाहिने तरफ का चेहरा शेरनी के पेट में जाकर हजम हो चुका था, यह चमत्कार करने में सक्षम हुआ था। शेरनी के भारी भरकम वजन में दबे अब्दुल का हाथ किसी तरह पास में गिरी उसकी कुल्हाड़ी पर पहुंच गया। कुल्हाड़ी हाथ में आते ही अब्दुल में न जाने कौन सी अद्भुत शक्ति का संचार हुआ कि उसने अपने बाएं हाथ से ही एक शक्तिशाली प्रहार शेरनी के माथे पर कर डाला। वह तो शेरनी का सौभाग्य था कि अब्दुल का वार मुंह से हुआ था, अन्यथा अब्दुल की जगह में वह लहूलुहान हो जमीन पर लौटती फिर रही होती। फिर भी अब्दुल की कुल्हाड़ी का वह वार इतना करारा था कि शेरनी दर्द से बिलबिला उठी। वो उछलकर पास में ही बैठ जोर से दहाड़ने लगी और शिकार पर पुनः आक्रमण करने के लिए अपनी तकलीफ को ठीक हो जाने की प्रतीक्षा करने लगी। शेरनी की आवाज सुन सभी वन्य कर्मचारी, जो गर्मी की दोपहर में पेट पूजा कर नींदों के झोंकों में आ जा रहे थे, एकाएक चौकन्ने हो उठे और दौड़ते, शोर मचाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों का जत्था देख शेरनी घबरा गई और अपना खूनी पंजा लेकर सागौन के जंगलों को पार करती हुई सघन वन में घुस गई, वहां जहां उनके अपने घर हैं उसी ओर। इधर अब्दुल व गणेश को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। शेरनी गणेश की बांह से अच्छा खासा ग्रास ले चुकी थी, जिसके कारण उसकी बांह से बेतहाशा खून बह रहा था, मगर अब्दुल का तो आधा चेहरा ही गायब था और साथ में उसके जबाड़े से कई दांत भी। दोनों अत्यंत घायल अवस्था में थे और उनके बचने की संभावनाएं भी क्षीण ही थीं, इसलिए भी कि कोई अस्पताल भी उतने पास में न था। लेकिन उस दिन उन पर वहां के जंगल की अवश्य ही कृपा हुई थी, होती भी क्यों नहीं, आखिर वे दोनों भी तो जंगल की ही गोद में पले बड़े थे। जब जंगल ने कुल्हाड़ी की सीधी चोट पड़ने से शेरनी को बचा लिया था,
तो अपनी इन 2 संतानों को वह भला कैसे न बचाता। लोग उसे भले ही संयोग कहें, मगर वहां के वासियों के लिए यह जंगल की ही महिमा थी कि वहां मौका ए वारदात पर तत्काल ही एक सरकारी गाड़ी पहुंच गई और इन दोनों को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई। ऐसा चमत्कार हुआ कि दोनों ही मित्र जान की बाजी हारते हारते भी जीत गए, वो बच गए। गणेश को पूर्ण स्वस्थ होने में 3 माह व अब्दुल को 9 महीने का समय लगा था। गणेश का विवाह 3 वर्ष बाद संपन्न हुआ, पर हाँ, उससे पहले वे दोनों मित्र शहर में नए कपड़े व जूतों की खरीदारी करने अवश्य गए थे। और एक आखिरी बात यह है कि तब से अब्दुल रागी की रोटियां बड़े चाव से खाने लगा था। वह रागी जो जंगलों के पास की मिट्टी और वहां की आबोहवा में उगाया जाता था और जिसे खाकर अब्दुल व गणेश उस भूखी व खूंखार शेरनी का मुकाबला करने में सफल हो पाए थे। रागी की रोटियां अब्दुल के लिए एक प्रतीक क्यों बन गईं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए एक गहरी याद या प्रतीक हो? ऐसी और भी सच्ची घटना पर आधारित और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।